तो LGBTQIA+ ये अक्षर आजकल हर जगह सुनाई देते हैं, है ना? खास तौर पर जब भारत में कानूनी बहसों की बात होती है। पर इन सभी अक्षरों का असल में मतलब क्या है? आज हम इन्हीं पहचानों को एक-एक करके बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया साल 2018 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने इतिहास ही बदल दिया। उन्होंने कहा कि समलैंगिक संबंध अब कोई अपराध नहीं है। और ये सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं था, समझिए ये भारत में सिविल राइट्स के लिए एक पूरी तरह से नए चैप्टर की शुरुआत थी। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। अब जो बहस है वो एक कदम और आगे बढ़ गई है, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने पर। और इस लड़ाई में सबसे आगे कौन है? लेस्बियन, गे और ट्रांसजेंडर कपल्स। तो अगर हमें उनके मौलिक अधिकारों पर हो रही इस बहस को ठीक से समझना है तो सबसे पहले ये समझना होगा कि ये पहचाने हैं क्या। तो चलिए सबसे पहले उस कानूनी और सामाजिक माहौल पर नजर डालते हैं जो इन सभी परिभाषाओं को आज भारत में इतना जरूरी बना देता है। अच्छा, तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। देखिए, इन सभी पहचानों को समझने के लिए ना हमें सिर्फ दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पकड़ना है। अगर ये दो चीजें समझ आ गईं तो समझिए बाकी सब कुछ अपने आप साफ हो जाएगा। और इन दोनों के बीच का फर्क समझना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, सेक्सुअल ओरिएंटेशन मतलब यौन रुझान। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई इंसान किसकी तरफ आकर्षित होता है, उसे कौन पसंद है। दूसरी तरफ है जेंडर आइडेंटिटी, यानी लैंगिक पहचान। इसका ताल्लुक इस बात से है कि कोई इंसान अंदर से खुद को क्या महसूस करता है, वो है कौन। तो एक का लेना देना आकर्षण से है और दूसरे का अपनी गहरी, अपनी निजी पहचान से। तो चलिए सबसे पहले उन पहचानों की बात करते हैं जिनका सीधा कनेक्शन सेक्सुअल ओरिएंटेशन यानी शारीरिक आकर्षण से है। ल से शुरू करते हैं, यानी लेस्बियन। ये शब्द उन महिलाओं के लिए इस्तेमाल होता है जो शारीरिक और भावनात्मक तौर पर दूसरी महिलाओं की तरफ ही आकर्षित होती हैं। तो ये पूरी तरह से यौन रुझान पर आधारित पहचान है। बिल्कुल इसी तरह जी यानी गे, ये वो पुरुष हैं जो दूसरे पुरुषों की तरफ आकर्षित होते हैं। हाँ, एक दिलचस्प बात यह है कि गे शब्द का इस्तेमाल कभी-कभी पूरी कम्युनिटी के लिए एक अम्ब्रेला टर्म की तरह भी होता है, जैसे जब हम कहते हैं गे कम्युनिटी या गे राइट्स। फिर आता है बी यानी बाइसेक्सुअल। जैसा कि नाम से ही थोड़ा अंदाजा लग रहा है, ये उन लोगों के लिए है, चाहे वो पुरुषों या महिला, जो पुरुषों और महिलाओं दोनों की तरफ ही आकर्षण महसूस करते हैं। अब बात करते हैं ए यानी एसेक्सुअल की। ये उन लोगों के लिए है जो किसी भी जेंडर के व्यक्ति के प्रति यौन आकर्षण महसूस नहीं करते या बहुत ही कम करते हैं। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई चॉइस या कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, ये भी एक तरह का सेक्सुअल ओरिएंटेशन ही है। और फिर आते हैं पैनसेक्सुअल। अब ये बाइसेक्सुअल से थोड़ा अलग है। पैनसेक्सुअल लोगों के लिए आकर्षण का पैमाना जेंडर होता ही नहीं है। वो किसी भी व्यक्ति की तरफ आकर्षित हो सकते हैं, फिर चाहे सामने वाले की जेंडर आइडेंटिटी कुछ भी हो, पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर, कोई भी। उनके लिए इंसान का दिल और उसकी पर्सनैलिटी ज़्यादा मायने रखती है, जेंडर नहीं। तो ये तो हुई सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बात। अब आते हैं पहचान के दूसरे बड़े हिस्से पर, यानी जेंडर आइडेंटिटी पर, जिसका ताल्लुक शारीरिक बनावट और मन की अपनी पहचान से है। टी यानी ट्रांसजेंडर। ये शब्द उस इंसान के लिए है जिसकी अपनी अंदरूनी पहचान, मतलब वो मन से खुद को जो महसूस करते हैं, वो जन्म के समय मिले शारीरिक लिंग से अलग होता है। ये शरीर और आत्मा के बीच पहचान के एक गहरे फर्क का मामला है। चलिए इसको थोड़ा और आसान बनाते हैं। ट्रांसजेंडर महिला वो हैं जिन्हें जन्म के समय तो पुरुष बताया गया, पर वो दिल से, मन से खुद को एक महिला मानती हैं। और ठीक इसका उल्टा, ट्रांसजेंडर पुरुष वो हैं जिन्हें जन्म के समय महिला बताया गया, पर वो खुद को एक पुरुष के रूप में पहचानते हैं। अब अपनी पहचान के साथ शरीर को एक जैसा बनाने के लिए कुछ लोग हार्मोन थेरेपी या सर्जरी का रास्ता अपनाते हैं, पर यह हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है। ये एक बहुत ही पर्सनल सफ़र होता है। और हाँ, भारत में हमारे अपने पारंपरिक शब्द भी हैं इन समुदायों के लिए, जैसे हिजड़ा, किन्नर, अरावनी, कोथी, जिनका अपना एक बहुत पुराना और गहरा सांस्कृतिक इतिहास रहा है। अब आते हैं आय यानी इंटरसेक्स पर। ये उन लोगों के बारे में है जो ऐसी शारीरिक विशेषताओं के साथ पैदा होते हैं जो पुरुष या महिला की टिपिकल बायोलॉजिकल परिभाषा में फिट नहीं बैठते। अक्सर क्या होता है कि जन्म के समय डॉक्टर ही कोई एक जेंडर तय कर देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि बड़े होकर वो इंसान भी खुद को उसी जेंडर का माने। अच्छा, तो मुख्य पहचानों के बाद अब कुछ ऐसे शब्द हैं जो पूरे समुदाय को या जो अपनी पहचान को लेकर अभी सोच ही रहे हैं और उनके सपोर्टर्स को, उन सबको एक साथ जोड़ते हैं।
अब आता है क्यू यानी क्वियर। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शब्द है, पता है। एक जमाने में इसे गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता था, एक अपमानजनक शब्द था ये। लेकिन फिर समुदाय ने इसी शब्द को दोबारा अपनाया, एक तरह से रिक्लेम किया और इसे गर्व की पहचान बना लिया। आज ये एक अम्ब्रेला टर्म है, मतलब जो लोग खुद को किसी बंधे बंधाए लेबल में नहीं रखना चाहते वो अक्सर खुद को क्वियर कहते हैं। ये शब्द आज़ादी का प्रतीक है। एक और क्यू है जिसका मतलब है क्वेश्चनिंग। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये उन लोगों के लिए है जो अभी अपनी पहचान को लेकर सवाल कर रहे हैं, उसे एक्सप्लोर कर रहे हैं। उन्हें अभी पक्का नहीं पता कि उनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन या जेंडर आइडेंटिटी क्या है, और ये जानना जरूरी है कि अपनी पहचान को खोजने का एक बिल्कुल नॉर्मल और जरूरी हिस्सा है। और आखिर में आता है ए यानी एलाइज, हिंदी में कहें तो सहयोगी। ये वो कमाल के लोग हैं जो खुद तो LGBTQIA+ समुदाय का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन उनके अधिकारों के लिए, उनकी बराबरी के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं और उनका पूरा सपोर्ट करते हैं। तो अब जब हमने इन सभी पहचानों को समझ लिया है, चलिए वापस उस मुद्दे पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था, अधिकारों की बहस। देखते हैं कि भारत में ये कानूनी लड़ाई आज कहां खड़ी है। जरा इस साल पर ध्यान दीजिए, 2014। 2018 के फैसले से भी पहले 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक और बहुत बड़ा जबरदस्त फैसला सुनाया था। वो था तीसरे लिंग को कानूनी तौर पर मान्यता देना। ये एक बहुत ही बुनियादी कदम था जिसने पहली बार माना कि पहचान सिर्फ पुरुष और महिला तक ही सीमित नहीं है। और ये फैसला सिर्फ पहचान देने तक ही सीमित नहीं था। इसकी असली अहमियत ये थी कि इसने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की भी सिफारिश की थी। मतलब समाज में बराबरी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम। हाँ, ये बात और है कि इन सिफारिशों को जमीन पर पूरी तरह लागू करना आज भी एक चुनौती है। तो कुल मिला के बात यह है कि इन सभी शब्दों और पहचानों को समझना सिर्फ जनरल नॉलेज बढ़ाना नहीं है। असल में ये हमारे देश में मानव अधिकारों पर चल रही सबसे जरूरी बहसों में से एक में हिस्सा लेने की पहली सीढ़ी है। फिर चाहे वो समलैंगिकता को अपराध मानने से हटाने की लड़ाई हो या फिर शादी की बराबरी का हक मांगने की। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाकर खड़ा कर देता है। जब पहचानों को कानूनी मान्यता मिल भी जाती है तो समाज और कानून के लिए सच्ची बराबरी लाने की दिशा में अगला कदम क्या होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।